नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज चर्चा करेंगे संविधान के टॉपिक की और संविधान में पढ़ेंगे राष्ट्रपति जी के बारे में। पहला पार्ट पढ़ा दिया है, जिन बच्चों ने पहला पार्ट नहीं पढ़ा है उस पार्ट को आप पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं, उसके बाद ये पार्ट समझ में आएगा आपके। हालांकि यहाँ से भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा पार्ट है ये, तो राष्ट्रपति जी के ही विषय में, उनकी शक्तियों के विषय में, जो संविधान में भारत के राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त हैं उस विषय में इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। अंत तक बने रहें वीडियो में, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने मित्रों दोस्तों के साथ, और लाइक करना ना भूलें वीडियो को, ठीक है। तो देखते हैं राष्ट्रपति जी के बारे में। तो देखिए, 3 पार्टों में आने वाला टॉपिक है, मैं आपको पहले बता दूं। पहला पार्ट पढ़ा दिया है, दूसरा पार्ट ये चल रहा है आपके सामने, इसमें चर्चा कर रहा हूं, और तीसरा पार्ट भी आएंगे। क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के चैप्टर को देखें तो बहुत विशाल या बहुत बड़ा विस्तृत लेवल पे लिखा गया है संविधान की किताबों में, है ना। क्योंकि जो संवैधानिक चीजें, संवैधानिक नियुक्तियां हैं, राष्ट्रपति की बहुत सारी शक्तियां हैं जो संविधान की बहुत सारी चीजों को कवर करती हैं, संवैधानिक बहुत सारे तथ्यों को कवर करती है। इस वजह से राष्ट्रपति का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है, और राष्ट्रपति का टॉपिक अच्छे से आपको याद हो जाएगा तो एक बहुत बड़े स्तर पर संवैधानिक चीजों को आप पकड़ बना लेंगे, ठीक है। तो बड़े ध्यान से पढ़िएगा मेरे साथ, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, चिंता ना करें। तो पार्ट सेकंड है, और पार्ट सेकंड में सबसे पहले चर्चा करेंगे, हेडिंग डाला महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर एक प्रोसेस है, जैसे बोलते हैं महाभियोग, इम्पीचमेंट बोलते हैं अंग्रेजी में। राष्ट्रपति पर क्या लगाते हैं? महाभियोग। अब ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? ये लिखा है आर्टिकल 61 में, ठीक है। महाभियोग की जो प्रोसेस है वो अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर लगाई जाती है, और इस व्यवस्था को अपनाया है अमेरिका के संविधान से। कौन से संविधान से अपनाया है? अमेरिका के संविधान से। ये 3 बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, आनी चाहिए। महाभियोग एक प्रक्रिया है, अभी बात करेंगे, जिस संसद के द्वारा चलाई जाती है प्रक्रिया, और इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा गया है। संसद में कैसी प्रक्रिया बोला गया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा गया है। इस तथ्य को भी याद रखना, आगे नोट भी कर लेना। तो बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए, इम्पीचमेंट की प्रोसेस या महाभियोग की प्रोसेस कहां से अपनाई है हमने? अमेरिका के संविधान से। संविधान के कौन से आर्टिकल के द्वारा महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति जी पर? तो आर्टिकल 61 में इसे लगाया जाता है। और संसद का कोई भी सदन, संसद में कितने सदन होते हैं भाई साहब? 2 सदन। तो संसद का कोई भी सदन महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू कर सकता है, मतलब इन आरोपों को लगा सकता है। अब ये आरोप कब लगाए जाते हैं पहला समझ लो, फिर मैं बोर्ड पे बताता हूं। ये आरोप लगाए जाते हैं, तब लगाए जाते हैं आरोप जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन करते हैं ना, इस स्थिति में लगाया जाता है आरोप। तो बार लगा दें, कोई बात नहीं, क्लास पढ़ा रहा हूं मैं, एक सेकंड। उस स्थिति में संविधान की प्रोसेस या ये आरोप लगाए जाते हैं, ठीक है। इन आरोपों को एक सदन शुरू करता है, और सदन में जितने उपस्थित सदस्य होते हैं वो 1/4 लोग होने चाहिए, और वो एक लेटर पे, एक चिट्ठी पर हस्ताक्षर करते हैं, और उसके बाद वो नोटिस राष्ट्रपति को दिया जाता है। 15 दिन पहले दिया जाता है, इस बात को याद रखिएगा, है ना। तो साइन करके दे देते हैं, 15 दिन पहले नोटिस पहुंचा देते हैं, और उसमें लिख करके भेजते हैं कि आपने संविधान का अतिक्रमण किया है, या उल्लंघन शब्द पढ़ लीजिए। तो इस वजह से आप पर ये आरोप संसद के इस सदन में, या निम्न सदन हो या स्थायी सदन, मतलब चाहे राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, कोई भी सदन महाभियोग को शुरू कर सकता है। एक सदन लगाएगा तो वो 2/3 बहुमत से पारित करेगा। कितने बहुमत से? उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करेगा। जितने उपस्थित सदस्य होंगे उसके 2/3 बहुमत से। फिर ये प्रोसेस जाएगी दूसरे सदन के पास। दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा। बस भाई साहब पूरी गहनता से पढ़ेगा, लिखेगा, आरोपों की जांच करेगा कि क्यों आरोप लगाए भाई राष्ट्रपति जैसा, क्योंकि भारत का प्रथम पद है, संविधान का प्रथम पद है, उसको हटा रहे हैं आप। तो जांच करने में यदि आरोपों को वो सही पाता है दूसरा सदन, तो दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से पारित कर देगा उस व्यवस्था को जो महाभियोग वाली है। जैसे ही पारित हो जाएगा तो उसी दिन से राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। तो अब आप लिख लीजिएगा मेरे साथ, है ना। तो देखिए, पॉइंट नंबर 1 है, राष्ट्रपति पद संविधान का उल्लंघन करता है या अतिक्रमण करने पर महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को, है ना। पहला पॉइंट है नंबर 1, राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने पर या अतिक्रमण, अतिक्रमण ये संविधान के शब्द है ना। जैसे भाई संविधान के प्रथम नागरिक हैं वो, और संविधान के तहत ही काम नहीं करें, संविधान के विपरीत काम कर दें, तो ऐसी स्थिति है अतिक्रमण बोला गया और या उल्लंघन बोला गया, है ना। जैसे नियमों का पालन नहीं करना, उसे उल्लंघन या अतिक्रमण बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पर क्या लगा दिया जाता है? महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है, आरोप लगा दिए जाते हैं शुरू में आर्टिकल 61 के तहत। महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन के द्वारा शुरू किया जा सकता है या लगाया जा सकता है। जो महाभियोग के आरोप होंगे वो संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाए जा सकते हैं भाई साहब, है ना।
कोई भी सदन, कोई सदन का मतलब क्या हो गया, लोकसभा या राज्यसभा में से कोई भी एक। दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा, आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और हस्ताक्षर करके उस चिट्ठी को 14 दिन पहले राष्ट्रपति जी को क्या देना होगा, नोटिस देना होगा कि साहब हम ऐसे ऐसे फला फला आपने अतिक्रमण किया, उल्लंघन किया, संविधान के नियमों का पालन नहीं किया, सिद्धांतों का पालन नहीं किया, तो संसद का लोकसभा या राज्यसभा आप पर यह अभियोग चला रहा है। ठीक है, तो 1/4 लोग साइन करते हैं पहले, जो भी सदन पहले शुरू करेगा उसी के, चाहे लोकसभा करे तो लोकसभा के करेंगे, राज्यसभा करेगा तो राज्यसभा वाले करेंगे, है ना। और साइन करके कितने दिन पहले चिट्ठी भेज देंगे, 14 दिन पहले एक नोटिस भेज देंगे और नोटिस में लंबा चौड़ा लिख के भेजेंगे कि आप पर इन आरोपों के तहत ये महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं हम। आप चाहें तो शामिल भी हो सकते हैं, राष्ट्रपति को यह अधिकार है, राष्ट्रपति चाहे तो संसद में आकर के शामिल हो सकता है अपने इस प्रोसेस में कि क्यों मेरे ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, या राष्ट्रपति अपनी तरफ से किसी प्रतिनिधि को भी भेज सकता है, ये व्यवस्था है इसी में, है ना। अगला पॉइंट, महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। जो सदन लगाएगा, जैसे लोकसभा ने लगाया सबसे पहले, तो 2/3 बहुमत से क्या करना पड़ेगा, पारित करना पड़ेगा भाई साहब। 2/3 बहुमत से पारित करेंगे, फिर कहां जाएगा, ये दूसरे सदन के पास जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर लोकसभा ने लगाया, तो लोकसभा के कितने सदस्य पारित करेंगे, 2/3 सदस्य पारित कर देंगे, उसके बाद राज्यसभा पे जाएगा। अब राज्यसभा या दूसरा सदन जो भी होगा वो क्या करेगा, आरोपों की गहनता से जांच करेगा कि भाई कौन से आरोप लगा दिए राष्ट्रपति को हटाने के लिए। ऐसे थोड़ी ना हटा देंगे, पहले जांच होगी, स्टडी होगा वो उसका, उसके बाद वो करेंगे काम दूसरे सदन वाले। तो दूसरा सदन आरोपों की क्या करेगा, जांच करेगा भैया। जांच करने के बाद उसके उपरांत क्या करेगा दूसरा सदन भी, यदि आरोपों को सही पाता है तो, जैसे लोकसभा ने जो आरोप लगाए, यदि राज्यसभा को भी लगता है या राज्यसभा के सांसदों को, सदस्यों को लगता है कि जो आरोप लोकसभा ने लगाए हैं वो सभी सत्य हैं और प्रमाणित हैं और सही साबित होते हैं, तो दूसरा सदन भी क्या करेगा, ये लिखो, ये करेगा, दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से पारित कर देगा महाभियोग की प्रक्रिया को। जैसे ही पारित करेगा तो भारत के राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से ही अपने पद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा या पद छोड़ना पड़ेगा। जिस दिन ये पारित हो जाएगा दूसरे सदन में, उसी दिन से भारत के राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। इसे बोलते हैं महाभियोग की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट अंग्रेजी में बोल सकते हैं। अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किया है इसे। कौन से संविधान से भैया मेरे गुलाबी, अमेरिका के संविधान से इसे अडॉप्ट किया हुआ है। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। अब कई बार पूछते हैं कि ये कैसी प्रक्रिया, ये न्यायिक प्रक्रिया या अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो महाभियोग है। भाई न्यायिक प्रक्रिया होती तो न्यायालय में काम होता, न्यायालय के द्वारा तो राष्ट्रपति को हटाया नहीं जा रहा, आप समझ रहे हैं, तो कैसी प्रक्रिया बोलेंगे, इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बोलते हैं। अगर न्यायिक शब्द आता तो न्यायालय में डिसीजन होता, सुप्रीम कोर्ट में निर्णय होता, तो इस वजह से कैसी प्रक्रिया है, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो इस पॉइंट को भी रट लेना, महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, जो कि कई बार पूछा गया, बहुत सारे अच्छे एग्जाम्स में ये पॉइंट पूछा गया है कि जो प्रोसेस है महाभियोग की वो कैसी प्रक्रिया है, न्यायिक या अर्ध न्यायिक। तो अर्ध न्यायिक भारतीय संसद की। आगे देखो एक बात और याद रखना, संसद के मनोनीत सदस्य, जो मनोनीत सदस्य भी महाभियोग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। जो मनोनीत सदस्य होते हैं, अब जैसे लोकसभा में तो होते नहीं, 104वें संशोधन के द्वारा लोकसभा से तो खत्म कर दिया एंग्लो इंडियंस को भारत सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा, लेकिन राज्यसभा में 12 सदस्य समाज के क्षेत्र से या पत्रकारिता से या साहित्य से या किसी अन्य क्षेत्र से, चाहे खेल का क्षेत्र हो उसमें, उनमें से विशेष योगदान रखने वाले 12 लोगों को भारत के राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अनुच्छेद 80 के क्लॉज 4 के तहत, आर्टिकल 80 के क्लॉज 4 के तहत अभी अपॉइंट वो करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, माफ कीजिए अपॉइंट नहीं आएगा, तो वो लोग भी भाग ले लेते हैं राष्ट्रपति को हटाने के लिए, लेकिन वोट देवे में भाग ना लें, तो ये लोग वोट नहीं देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो सिर्फ निर्वाचित लोग ही राष्ट्रपति के लिए क्या करते हैं, वोट डालते हैं, ठीक है, अप्रत्यक्ष पढ़ते हैं परोक्ष रूप से। लेकिन जब महाभियोग चलेगा तो मनोनीत लोग दौड़ के आते सबसे पहले के साहब हमारा नंबर ले, हम हटवाएंगे। तो ये पॉइंट याद रखना है, मनोनीत वाला आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। अगला पॉइंट है महाभियोग की प्रक्रिया जी यहाँ पे समाप्त होती है प्रोसेस। एक पॉइंट और लिख लेना, भारत के इतिहास में, भारत के संवैधानिक इतिहास में, भारत के संवैधानिक इतिहास में अभी तक महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी राष्ट्रपति पर नहीं लगाई गई है। इस पॉइंट को भी नोट लिख लेना, ठीक है। किसी भी राष्ट्रपति पर अभी तक महाभियोग नहीं लगाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, 10 साल तक रहे लगातार। 24 जनवरी 1950 को उन्होंने पद संभाला था।
तब से लेकर के 10 साल तक वो रहे थे। और अभी की वर्तमान जो हमारी राष्ट्रपति हैं आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी तक, अभी तो द्रौपदी मुर्मू जी का तो कार्यकाल चल ही रहा है, अभी तो रिसेंटली लास्ट ईयर में बनी है वो राष्ट्रपति है ना, तो 5 साल तक कार्यकाल रहने वाला है। किसी पर महाभियोग नहीं लगा है, कुल मिला के बात ये पॉइंट नोट कर लेना। अगला मुद्दा क्या है कि अगले अलग पॉइंट हैं, यदि राष्ट्रपति का पद क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए भाई साहब, या निष्कासन हो जाए, निष्कासित कर दे है ना, या त्याग पत्र दे के चले जाए वो, या कोई अन्य कारण हो, तमाम अन्य कारण हो सकते हैं, बीमारी या पैरों में दर्द हो जाए, घुटनों में दर्द हो जाए, समस्या बीमारी से ही संबंधित है वो है ना, तो ऐसी स्थिति में पद क्या हो जाएगा उनका, रिक्त हो जाएगा। रिक्त का मतलब खाली हो जाएगा। राष्ट्रपति का पद कैसा हो जाएगा भैया, खाली। कैसी स्थिति में, मान लो डेथ हो जाए अचानक, या निष्कासन का मतलब हटा दिया जाए, या खुद इस्तीफा दे दे कि भाई हमें नहीं नौकरी करनी, बहुत दिन हम राष्ट्रपति रह ले, अब कहूँ और दे हो जाए, किसी और व्यक्ति को ये पद दिया जाए या नहीं दिया जाए, अपनी की स्वेच्छा की बात है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव कितने महीने के अंदर होना चाहिए, 6 माह। इस मुद्दे को, इस पॉइंट को याद रखना, कई बार पेपर वाला घुमा के लिखता है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति का निष्कासन हो जाए या अन्य कारणों की वजह से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, खाली हो जाए, तो कितने महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक है। तो आंसर क्या देंगे आप, 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होना आवश्यक है। और 6 महीने बोले तो 180 दिन के भीतर, दिन भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभार, 6 मंथ बोले तो 180 दिन, और 180 दिन बोले तो 6 मंथ। दूसरा पॉइंट, यदि राष्ट्रपति का पद वही चीज है, मृत्यु, बीमारी या त्यागपत्र, बीमारी की वजह से छोड़ दें या डेथ हो जाए या फिर इस्तीफा दे दें, तो जब ऐसी स्थिति में रिक्त हो जाए पद, तो कार्यवाहक के रूप में कौन काम करेगा, उपराष्ट्रपति काम करेंगे भाई साहब। ऐसी स्थिति हमारे भारत के इतिहास में आई है, बताएंगे आपको। हालांकि राष्ट्रपति से संबंधित स्पेशल अलग से क्लास हमने पढ़ा रखी है, शुरू में प्लेलिस्ट में आप जाकर के देखेंगे तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इन लोगों की मैंने क्लासें पढ़ा रखी हैं आपको, है ना। यहाँ पे मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति हमारे यहाँ आई है कि राष्ट्रपति की कई बार मृत्यु हो गई पद के दौरान, तो उपराष्ट्रपति ने संभाला है। यदि उपराष्ट्रपति नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पद संभाला है। ठीक है, ऐसी स्थिति आई है। हिदायतुल्लाह को तो नाम सुना ही होगा आपने, वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, तो उन्होंने एक समय में राष्ट्रपति का पद संभाला था कुछ समय के लिए। अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो, एक और कंडीशन, यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में क्या करेंगे, कार्य करेंगे। कौन कार्य करेंगे यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। यदि मुख्य न्यायाधीश का पद भी रिक्त हो, एक और कंडीशन है वो मैंने लिखी नहीं है, यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति भी ना हो तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो कार्य संभालेंगे, मतलब दूसरे नंबर के होंगे, है ना। रैंक होती है ना वरिष्ठ में, वरिष्ठता होती है अनुभव के आधार पर, कितने वर्ष हो गए उनको काम करते करते। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यदि वो भी ना हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट के भीतर, है ना। हालांकि ऐसी कंडीशन वरिष्ठ न्यायाधीश तक पहुंची नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के एम हिदायतुल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो उन्होंने चौथे जो राष्ट्रपति थे, मेरे ख्याल से उनकी बीबी गिरी थे, उनकी शायद डेथ हो गई या उन्होंने पद छोड़ दिया, तो कुछ समय के लिए इन्होंने संभाला था। देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाकर के, मैंने वो क्लास पढ़ाई हुई है आपके लिए। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट नोट कर लेना। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की। कल मैंने बताया था कि राष्ट्रपति की कई प्रकार की शक्तियां हैं, जिसमें कूटनीतिक शक्तियां हैं, सैन्य शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, कार्यकारी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं। तो उन्हीं शक्तियों की चर्चा करेंगे इस क्लास में। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करते रहिए और लाइक करने में कोई कंजूस नहीं। और ये क्लास बिल्कुल रटनी है, कंटेस्ट करनी है, ऑफलाइन सेंटर में आपसे पूछा जाएगा सभी से एक एक पॉइंट को। ठीक है, अगर नौकरी चाहिए, वर्दी चाहिए, चाहे दरोगा बनना है, चाहे दिल्ली पुलिस में बनना है, तो एक एक पॉइंट आपको कंटेस्ट होना चाहिए, जितने मैं पढ़ा रहा हूं मेहनत से। ठीक है, अगले पॉइंट में बात करते हैं राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां। हेडिंग डाल लो आप, कौन सी शक्तियों की बात करेंगे, कार्यकारी शक्तियां। एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं इसको। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर्स कौन कौन सी होती हैं। तो देखो, भारत, नंबर 1 डालना, भारत सरकार के शासन संबंधी जितने भी कार्य होते हैं, भारत सरकार जितने भी शासन संबंधी काम करती है, निर्णय लेती है बहुत बहुत बड़े, या विदेशों से जितने भी समझौते होते हैं, वो सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। जितने भी शासन संबंधी काम और विदेशों से जितने भी एग्रीमेंट होते हैं, वो सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। जैसे अभी तंजानिया की राष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं, सामिया सुलेह करके। तंजानिया जो कि अफ्रीका का एक देश है, जो कि अफ्रीका में सबसे ऊंची चोटी भी है इसी देश में, जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो। और माउंट किलिमंजारो के नाम से एक क्या है, ज्वालामुखी भी है।
तो तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। तंजानिया को याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में राजधानी पूछी गई है। अफ्रीका का देश है और सबसे ऊंची चोटी है पूरे अफ्रीका महाद्वीप की, किलिमंजारो। तंजानिया की राष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं इस समय। 4 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर भारत में आई हुई है। तो भारत के साथ आज ही या कल की डेट में 6 समझौतों पर क्या हुए हैं, हस्ताक्षर हुए हैं। तो जो समझौते हुए होंगे वो किसके नाम से होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से, भारत के राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। जितने भी कहीं से देशों से समझौते होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 कार्यकारी शक्तियों में, कार्यकारी शक्तियां बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चन आपके राष्ट्रपति के सेशन में, लेक्चर में, वीडियो में यहीं से कवर होंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब देखो, वह का मतलब राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। कौन से आर्टिकल में लिखा है ये नियुक्ति, आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 75 या आर्टिकल 75 का एक क्लॉज कभी कभी एक लिखा मिलेगा आपको। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये कैसी शक्ति है भारत के राष्ट्रपति की, ये कार्यकारी शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट भैया, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। एवं वेतन भत्तों का निर्धारण भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल में महान्यायवादी की नियुक्ति, 76 में। 76 जो आर्टिकल है वो कौन सा है, 76। इसमें से राष्ट्रपति का लेक्चर निकालो, पार्ट निकालेंगे और अंतिम पेज निकाल लो। तो 76 में किसकी नियुक्ति है, महान्यायवादी की नियुक्ति है, ठीक है। महान्यायवादी कौन होता है, इनको पढ़ेंगे एक एक करके, आप चिंता ना करो। अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं हम राष्ट्रपति जो नियुक्ति करते हैं, जो कार्यकारी शक्तियां हैं भारत के राष्ट्रपति की, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अगला है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। आर्टिकल 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की क्या है, नियुक्ति है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये सरकार का जो पैसा खर्च होता है देश के विकास के लिए या बहुत सारी अलग अलग योजनाओं में, उसको ऑडिट करता है ये विभाग समय समय पर। महालेखा नाम समझ रहे होंगे। नियंत्रक का मतलब कंट्रोल भी करता है कि भाई पैसा इस तरीके से खर्च ना होना चाहिए जो भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ जाए, ठीक है। दूसरा, महालेखा ऑडिट का काम होता है। परीक्षक मतलब जांचता रहता है समय समय पर कि सरकार की कितनी योजनाएं, कितना हजारों करोड़ रुपए किस में इन्वेस्ट हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है। तो ये अपनी पूरी एक रिपोर्ट बना करके तैयार करते हैं, ठीक है। ये हमारे सुदामा जी हैं, राष्ट्रपति का चैप्टर नहीं मिला, कोई बात नहीं, मिल जाएगा धीमे धीमे, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप याद रखना। ये आ गई किताब, थोड़ी सी किताब की जरूरत पड़ी तो इस वजह से किताब मंगवाई आपको पढ़ाने के लिए। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए अगला पॉइंट है इसमें, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त यहाँ पे लिख लेना, ये तो आयोग का नाम हो गया, क्या लिखना है आपको, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल में लिखा है, ये 324 में लिखा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग जैसे यूपीएससी कहते हैं, उनमें जो अध्यक्ष होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और उनमें जो सदस्य होते हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, अन्य सदस्यों की नियुक्ति, ठीक है। यूपीएससी जो आईएएस वगैरह की परीक्षा जो हम कहते हैं, आईएएस का एग्जाम हुआ वो यूपीएससी लेता है, और यूपीएससी के अंदर जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। और भारत के राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है, ये कार्यकारी शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है। अगला पॉइंट की बात करें, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है भाई, राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 155 में राज्यपाल नियुक्त होता है, कौन से अनुच्छेद के तहत, 155 के तहत। हालांकि आर्टिकल्स की क्लासेस मैंने सबसे पहले पढ़ाई है, उन क्लासों को जरूर देखिएगा आप, अनुच्छेद आपको जरूर याद होने चाहिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वाले, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं पूछे गए जो पेपरों में, ठीक है। यूपीएससी 315 में आता है, आर्टिकल 315 में यूपीएससी के बारे में पढ़ते हैं हम, लिख लीजिएगा अध्यक्षों के बारे में। तो राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 280 में व्यवस्था। अगला पॉइंट है एससी। एससी मतलब अनुसूचित जाति, एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति, ओबीसी मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग। हिंदी में भी लिख लेना चाहो तो, मैंने शॉर्ट में लिखा है, एससी एसटी एंड ओबीसी के लिए आयोगों की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। यदि मान लो ओबीसी का आयोग बनाना हो, एसटी के लिए आयोग बनाना है, एससी के लिए आयोग बनाना है, तो इससे संबंधित जो आयोगों की स्थापना हुई, आयोग की स्थापना कौन करेगा, पावर किसको है, भारत के राष्ट्रपति को है। और ये सभी आयोग भी हैं जिनका सभी का हेड ऑफिस कहाँ है, दिल्ली में। एससी आयोग भी है, एसटी आयोग भी है और ओबीसी आयोग,
संविधान में इनके बारे में उल्लेख भी है। ये सभी टॉपिक आएंगे आपके लिए। केंद्र एवं राज्यों के मध्य सहयोग, राज्यों के और केंद्र के मध्य सहयोग की अगर बात करें तो सहयोग में एक परिषद बनाई जाती है जिसे अंतर्राज्यीय परिषद बोलते हैं। आर्टिकल 263 में इसका उल्लेख है, यह गठन है। तो इसकी भी नियुक्ति या इसकी स्थापना करने का प्रावधान किसके अंतर्गत आता है? भारत के राष्ट्रपति को। कौन सी परिषद? अंतर्राज्यीय परिषद। ये क्या करती है? केंद्र और राज्यों के मध्य सहयोग करती है, बहुत सारी योजनाओं को लेकर के, बहुत सारे कामों को लेकर के और बहुत सारे प्रशासनिक कार्यों को लेकर के सहयोग का काम करती है अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 263 में आता है, जो कि सहयोग का काम करती है और इसका गठन कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। अगला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, लास्ट की लाइन, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। भारत के किसी भी क्षेत्र को, एंटायर ऑफ द इंडिया, भारत के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अनुसूचित क्षेत्र मतलब समझ गए आप, शेड्यूल कास्ट क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति जी के पास है। और उसको समाप्त करने का भी अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति जी के पास है। पॉइंट नोट कर लेना, ये सभी शक्तियां कैसी शक्तियां भैया? वित्तीय शक्ति या कार्यकारी शक्ति? ध्यान ही ना दे रहे आप, कोई बात ना, ये बालक अभी काम कर रहे हैं थोड़ा सा लैपटॉप पर। तो ये सभी शक्तियां कौन सी हैं? कार्यकारी शक्तियां। राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां हैं? कार्यकारी शक्तियां हैं। पहले ही मैंने हेडिंग डाली। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ये बताओ कि भारत के किसी भी क्षेत्र के अंदर अनुसूचित क्षेत्र कौन घोषित करेगा? राष्ट्रपति। ये कौन सी शक्ति है राष्ट्रपति की? वित्तीय शक्ति है, कार्यकारी शक्ति है, कूटनीतिक शक्ति है या सैन्य शक्तियां? तो उत्तर क्या देंगे भाई साहब? कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य हैं, सभी को नोट कर लेना। अब हेडिंग डाल लो, विधायी शक्तियों की बात करेंगे। कौन सी शक्ति? विधायी। विधायी बोले तो विधायिका से संबंधित, विधायिका बोले तो संसद से संबंधित शक्तियां। राष्ट्रपति क्या क्या निर्णय लेते हैं? संसद से संबंधित, बहुत सारे कानूनों से संबंधित, माफ कीजिए विधेयकों से संबंधित है ना। तो हेडिंग डालो विधायी शक्तियां। आप चिंता ना करें, जो भी प्रश्न आएगा वो बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। आप बस चैनल के साथ जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, और लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं। तो पहला नंबर नोट कर लेना, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में लिखते हैं कि संसद की बैठक बुलाने का किसको अधिकार है? राष्ट्रपति जी को। भाई बैठक बुला सकते हैं, ये पावर है राष्ट्रपति जी के पास, नंबर 1। दूसरा पॉइंट इसी में लिख लेना, संसद की बैठक बुला सकते हैं अथवा संसद को या किसी भी सदन को स्थगित करने का भी शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति जी के पास। स्थगित कर सकते हैं उसको, सदन की कार्रवाई को, बिल्कुल संसद को। ठीक है, तथा लोकसभा को विघटित करने का भी अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति जी के पास। लोकसभा को विघटित कौन करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा को विघटित कर सकते हैं मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, या हर 5 साल में तो लोकसभा विघटित होती है, लेकिन फिर भी कौन करते हैं उस समय? राष्ट्रपति करते हैं जब चुनावों का समय आता है। बीच में भी लोकसभा का विघटन हो सकता है, मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, करते राष्ट्रपति हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति जी बुलाते हैं साहब। कौन से आर्टिकल में लिख रही है लाइन? आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अनुच्छेद 108। संयुक्त मतलब राज्यसभा और लोकसभा। सबसे पहले 1961 में बुलाया गया, फिर 1978 में बुलाया गया, फिर वर्ष 2002 में बुलाया गया। 1961 में दही से संबंधित विधेयक पर, 1978 में पोटा से संबंधित विधेयक पर, और 2002 में बैंक अधिनियम से संबंधित विधेयक बुलाया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। कला का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का हो, साहित्य का हो, समाज सेवा का हो या पत्रकारिता का हो, खेल से जुड़ा हुआ हो, इनसे संबंधित क्षेत्र से 12 लोगों को, कितने 12 लोगों को, माफ कीजिए कितने लोगों को? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। और मनोनीत कहां पे होते हैं ये 12 लोग? राज्यसभा में। राज्यसभा के भीतर अनुच्छेद 80 है एक, और 80 का 4 है क्लॉज, उसके तहत मनोनीत करने की शक्ति है भारत के राष्ट्रपति को। कितने लोगों को भैया? 12 लोगों को मनोनीत करने की शक्ति है। छाप लो दिमाग में। चुनाव आयोग से परामर्श करके सदस्यों की निर्णयता का निर्णय कौन लेता है? राष्ट्रपति। जैसे जो संसद के सदस्य होते हैं, लोकसभा वाले या राज्यसभा वाले, उनकी योग्यता से या अयोग्यता से संबंधित निर्णय लेना हो कभी, तो कौन लेते हैं अंतिम निर्णय? अंतिम निर्णय राष्ट्रपति लेते हैं। किससे परामर्श करके निर्णय लेते हैं? चुनाव आयोग से परामर्श करके। ठीक है, निर्भरता का मतलब है योग्यताओं से संबंधित निर्णय जो लेना होता है, किसी को अयोग्य ठहराना है, योग्य ठहराना है, इस पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति। लेकिन चुनाव आयोग से परामर्श, क्योंकि कोई सांसद चुना जाता है तो वो किसके नियमों के तहत चुन करके आता है? चुनाव आयोग के नियमों के तहत। इस वजह से परामर्श जरूरी है चुनाव आयोग से।
आगे बात करते हैं, जैसे भारत की संचित निधि से खर्च संबंधित विधेयक पारित कराना हो। भारत की कौन सी निधि से? संचित निधि, जिसमें भारत सरकार का पूरा पैसा इकट्ठा होता है सभी टैक्सों का मिला करके। संचित निधि अनुच्छेद 266 में इसका उल्लेख है, आर्टिकल 266 में। अगर संचित निधि से पैसा निकालना है खर्च करने के लिए भारत में, तो तब ये विधेयक रखा जाता है। इससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। संचित निधि से संबंधित खर्च से संबंधित विधेयक अगर सरकार को लाना है तो राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है इसमें, ठीक है। राज्यों की सीमा की परिवर्तन की बात हो, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, राज्य को छोटा या बड़ा करना है, या नए राज्यों का क्या करना है? निर्माण करना है, तब भी किसकी अनुमति जरूरी है? राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है इन विधेयकों को लाने से पहले। सीमाओं में परिवर्तन करना हो राज्यों के, जैसे राज्य को छोटा करना है कहीं या बड़ा करना है, विस्तार करना है, तो राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। या नए राज्यों का निर्माण करना है, तब भी राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है विधेयक लाने के लिए। आगे राष्ट्रपति क्या करते हैं? संसद का सत्रावसान की स्थिति में, सत्रावसान की स्थिति है कि जब संसद सत्र में नहीं हो, क्योंकि आप जानते हैं कि साल में संसद के अंदर कितने सत्र लगते हैं? 3 सत्र, और एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में कितने समय का अंतराल होना चाहिए? कम से कम 6 महीने का होना चाहिए, ये संविधान में लिखा है। यदि संसद में सेशन नहीं चल रहा हो, सत्र नहीं चल रहा हो, उस स्थिति में प्रधानमंत्री की सिफारिश या मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्या जारी कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का पावर है, शक्ति है प्रधानमंत्री की सलाह या परामर्श पर या लिखित सिफारिश पर मंत्रिमंडल की, ठीक है। जब अध्यादेश जारी हो जाएगा तो जैसी संसद की पुनः क्या लगेगी? बैठक, तो 6 हफ्तों के भीतर अनुमोदन होना भी संसद में जरूरी है उस अध्यादेश का। जो अध्यादेश सरकार राष्ट्रपति से पारित कराएगी, लागू कराएगी आर्टिकल 123 का इस्तेमाल करके 123 का, तो जैसे ही संसद लगेगी तो पुनः 6 हफ्तों के भीतर संसद को उसे क्या करना चाहिए? अनुमोदन, मतलब पारित कराना जरूरी है। अगर नहीं हो पाया तो वो लैप्स हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। तो ये विधायिका से संबंधित, ये विधायी से संबंधित, लेजिस्लेटिव से, इंग्लिश में बोले तो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उससे संबंधित शक्तियां थी ये। अभी तीसरा पार्ट और लाएंगे, आप चिंता ना करें, बहुत अच्छे से इसे नोट्स बना लें इस पार्ट के, संविधान के, भारत के प्रेसिडेंट के। भाग 5 में है इनका उल्लेख पूरा, और आर्टिकल 52 से 78 तक उल्लेख कर रहे हैं अभी हम इन सभी का, ठीक है। इसमें मैंने 2 चीजों की बात करी, एक महाभियोग की प्रोसेस आपको पूरी बता दी, दूसरा राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो कौन कौन सी कंडीशंस बन सकती हैं वो पूरा बता दिया। इसके अलावा कार्यकारी शक्तियों की चर्चा कर ली और विधायी से संबंधित शक्तियों की चर्चा कर ली, ठीक है। संविधान के आर्टिकल्स आप अलग से क्लास पढ़ लें, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। सबसे पहले अनुच्छेद वहां से रट लें और याद कर लें, यहाँ से पूरी थ्योरी पढ़ें बहुत अच्छे से। कोई दिक्कत समस्या हो तो आप प्रश्न करके पूछ सकते हैं, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा अगली क्लास में। यदि कोई तथ्य आपकी समझ में नहीं आया हो तो चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि हमारे साथ आप पुराने सदस्य हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और खाते पीते रहें। ठाकुर जी की सभी की कृपा आपके ऊपर रहेगी। सभी को हमारी तरफ से राधे राधे। अगली क्लास में मुलाकात करें।